नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत दिनों से CT6 बीपीएससी मेंस की जो कक्षाएं थे वह प्रारंभ नहीं की जा रही थी, क्योंकि मैं कुछ अपने निजी कामों में व्यस्त था। तो इसलिए कुछ दिन से मेंस की जो कक्षाएं थे वो उनमें विलम्ब हो रहे थे। आज से फिर हम लोग नियमित रूप से मेंस की कक्षाएँ भी प्रारंभ करेंगे और आपके टेस्ट सीरीज भी नियमित रूप से लिए जाएंगे। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है कि 66 बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वैकेंसी आ गई है, तो अब बिल्कुल देर ना करें और बिल्कुल एकदम जी जान लगा करके 66 बीपीएससी की तैयारी में लग जाएं। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि हम आपको पीटी के साथ साथ मेंस की तैयारी को भी साथ में लेकर करें, क्योंकि पीटी के बाद जो यदि आप मेंस की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो यदि आपके रिजल्ट पीटी में होता है तो आपको उस समय काफ़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम आप लोगों को पीटी के साथ साथ मेंस की भी जो बारीकी है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनको मैं लिखने का प्रयास आपको करवाता जाऊँ। तो पीटी की तो कक्षाएं चल रही है, पीटी की टेस्ट भी चल रही है। तो जो लोग भी हमारे पीटी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप मेंस के टेस्ट सीरीज में भी भाग लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो इसके पहले ने हम लोगों ने 66 बीपीएससी मेंस के 4-5 वीडियो के माध्यम से आपको जानकारियां दी थी, क्योंकि अभी मेरे द्वारा कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया गया है। मैंने पिछले वीडियो में भी यह बताया था कि कोई भी टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। अभी सिर्फ आप लोगों को वैसे चीज़ बता रहे हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में महत्वपूर्ण होती है, जिनको समझना। आप अभी जो है हम फिलहाल छोटे छोटे शब्द को लेकर के चल रहे हैं, उन शब्दों से जो प्रश्न बनते हैं उनकी जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं। आज हमारा जो वर्ड से संबंधित जो प्रश्न था, वर्ड से संबंधित जो क्लास लिए जा रहे थे, आज लास्ट क्लास है। अगले क्लास से हम लोग सीधे टॉपिक पे आएंगे और उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक से जितने सारे प्रश्न मेंस की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बनेंगे वे सभी प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से लिखने के लिए दिए जाएंगे। और आपको वह प्रश्न लिख करके अपने आंसर कॉपी जो है मुझे सेंड करना है। फिर मैं उस कॉपी को जांच करूंगा और उनमें जहां जहां आवश्यक सुधार होंगे उन्हें करके फिर आपको सेंड कर दी जाएगी। तो आज वर्ड से संबंधित जो शब्द की क्लास चलाई जा रही थी उनसे संबंधित आज लास्ट क्लास है। अगले क्लास से हम लोग टॉपिक पे आएंगे और सीधे टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारा वर्ड से संबंधित क्लास है वह राज्य, सरकार और अभिशासन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, राज्य, सरकार और अभिशासन। राज्य की यदि हम बात करते हैं तो स्टेट, सरकार यानी कि गवर्नमेंट और अभिशासन यानी कि गवर्नेंस। आज हम ये तीनों शब्दों के बारे में जानेंगे और ये तीनों शब्द से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को भी डील करेंगे। बीपीएससी मेंस में कई बार सरकार और अभिशासन को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस से लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या अंतर है, या फिर गवर्नमेंट और गवर्नेंस से क्या अभिप्राय है, दोनों में क्या मूल अवधारणा है, दोनों में क्या अंतर है, उन अंतर को लिखें। क्या वर्तमान समय में सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नेंस की ओर जा रही है, इसकी परीक्षण करें। तो इस तरह के प्रश्न जो है कई बार बीपीएससी ने पूछे हैं। हालांकि डायरेक्ट रूप में नहीं पूछा है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में गवर्नमेंट और गवर्नेंस की चर्चा कई बार प्रश्नों में बीपीएससी के द्वारा की गई है। तो मैं यह जरूरी समझा कि आप लोगों को गवर्नमेंट और गवर्नेंस की जो बेसिक जानकारी है वो आपको दे पाऊँ। अधिकांश लोग क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस एक ही है, गवर्नमेंट और गवर्नेंस एक ही है, दोनों को पर्यायवाची मान लिया जाता है। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। गवर्नमेंट और गवर्नेंस दोनों में अंतर होता है, गवर्नमेंट और गवर्नेंस दोनों में अंतर होता है, सरकार और अभिशासन दोनों में अंतर होता है। उन अंतरों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सरकार यानी कि गवर्नमेंट के बारे में, फिर चर्चा करेंगे अभिशासन यानी कि गवर्नेंस के बारे में, और फिर दोनों को कंपैरिजन में करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने राज्य के बारे में पढ़ लिया था। इसके पहले वीडियो में हमने राज्य के बारे में बताया था, राज्य के लिए क्या क्या आवश्यक शर्त होने चाहिए, राज्यों के पास संप्रभुता होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ों की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया था। तो आप लोग पिछले वीडियो को भी लगातार देखते रहें और फिर आगे का वीडियो को देखें, तब आपको जो छोटी छोटी वर्ड्स हैं उनकी जानकारियाँ प्राप्त होगी।
तो स्टेट शब्द की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज जो हम चर्चा करेंगे वह गवर्नमेंट और गवर्नेंस से लेकर के करेंगे। तो सबसे पहले हम सरकार की यदि बात करते हैं, सरकार जिसे कि हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं, तो सरकार की यदि हम बात करते हैं तो सरकार की जो परिभाषा सामान्य रूप से दी जाती है वह हम कह सकते हैं कि नीति के निर्माण एवं नीतियों का क्रियान्वयन करने वाली संस्था ही सरकार कहलाती है। सरकार की हम परिभाषा समान रूप से क्या देख सकते हैं कि नीतियों के निर्माण एवं नीतियों के क्रियान्वयन करने वाली संस्था ही क्या कहलाती है, सरकार कहलाती है। यानी कि एक ऐसा संस्था जो कि नीति का निर्माण करता है और नीतियों के क्रियान्वयन भी करता है, वह संस्था क्या कहलाती है, सरकार कहलाती है। सरकार की यदि हम बात करें दोस्तों, तो सरकार के 3 पिलर्स होते हैं, 3 आधार स्तंभ होते हैं और आप सभी ये जानते होंगे, पहले भी हम लोगों ने इसकी चर्चा किया था। सरकार के 3 पिलर्स होते हैं। पहला जो हमारा होता है जिसे हम लोग विधायिका कहते हैं, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा हमारा जो होता है वह न्यायपालिका होता है। विधायिका यानी लेजिस्लेटर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, ये 3 हमारे जो होते हैं वह सरकार के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिसे आधार स्तंभ या पिलर्स कहा जाता है, पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट। विधायिका यानी कि लेजिस्लेटर, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, ये तीनों अंग मिलकर के सरकार का निर्माण करता है। विधायिका की बात हम करते हैं तो विधायिका के द्वारा क्या होता है, नीति का निर्माण किया जाता है, नीति से संबंधित कानून बनाया जाता है। यानी कि यह क्या करता है, कानून बनाने का कार्य करता है, यानी कि नीति को बनाने का कार्य करता है। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है कि विधायिका द्वारा जो कानून बनाया गया है, जो नीतियां बनाई गई है, उसका क्रियान्वयन करना। और न्यायपालिका का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या करता है कि विधायिका कार्यपालिका संबंधित जो विवाद होते हैं या देश से संबंधित जो भी उत्पन्न विवाद होते हैं, उन विवादों को निपटारा करना, विवादों को कानून की मदद से यानी कि संविधान के मदद से क्या करता है, निपटारा करता है। यह हमारा न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी का कार्य होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि सरकार नीति के निर्माण एवं नीतियों के क्रियान्वयन करने वाली संस्था होती है। सरकार के 3 महत्वपूर्ण पिलर्स होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों अंग मिलकर के सरकार का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सरकार और राज्य में आखिर फर्क क्या है। राज्य की मैंने चर्चा किया था, सरकार की चर्चा भी कर लिया। अब हम देखेंगे कि राज्य और सरकार में क्या डिफरेंट है, राज्य और सरकार में अंतर। तो सामान्यतः क्या देखा गया है कि जब अनुच्छेद 12 को आप पढ़ेंगे तो सामान्यतः अनुच्छेद 12 के अनुसार सरकार को जो है वह राज्य मान लिया गया है। इसकी चर्चा मैंने पहले भी किया था। क्या लिखेंगे, राज्य और सरकार में अंतर, यानी कि स्टेट एंड गवर्नमेंट में अंतर क्या होता है। तो राज्य और सरकार में अंतर की यदि हम बात करते हैं तो सामान्यतः यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 12 के अनुसार
सामान्यतः अनुच्छेद 12 के अनुसार सरकार को राज्य मान लिया गया है, सरकार को राज्य मान लिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 12 की यदि हम बात करते हैं तो सरकार को एक राज्य मान लिया गया है। लेकिन यदि वास्तविक रूप में देखा जाए, यदि वास्तविक रूप में देखा जाए तो सरकार जो है, सरकार जो है वह राज्य का एक टूल्स है। यानी कि सरकार जो है वह क्या है, राज्य का एक टूल्स है, राज्य का एक यंत्र है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार सरकार को राज्य मान तो लिया गया है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो सरकार जो है वह राज्य का एक टूल्स है, यानी कि एक यंत्र है। कैसे राज्य का एक यंत्र है, इसकी चर्चा हम अब देखते हैं, इसको विस्तार से समझते हैं कि सरकार राज्य का यंत्र कैसे है, कैसे है। तो हम बात करते हैं, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ये हमारा राज्य है, यानी कि स्टेट, और हर एक स्टेट, जो भी स्टेट होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है जन कल्याण करना। ठीक है, राज्य का उद्देश्य क्या होता है, जन कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना। दूसरा कह सकते हैं हम विकास, राज्य का विकास करना। तीसरा कहते हैं राज्य की संप्रभुता को कायम रखना आदि। ये सभी क्या होते हैं, राज्य के उद्देश्य होते हैं। जन कल्याण करना यानी कि लोगों को कल्याण करना, लोगों का विकास करना, उस विकास से संबंधित, कल्याण से संबंधित नीति बनाना, कानून बनाना। विकास करना, राज्य कैसे विकास करे, कैसे ग्रोथ करे, यह भी राज्य का एक उद्देश्य होता है। संप्रभुता को कायम रखना, राज्य की सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है कि वह अपने संप्रभुता को बनाए रखना चाहता है। तो इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति वह किसके माध्यम से करता है, तो वह जो है वह सरकार के माध्यम से करता है। ठीक है, इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति किसके माध्यम से करता है, तो सरकार के माध्यम से ही करता है। यानी कि राज्य के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति कौन करता है, सरकार करता है। तो यहाँ से हम एक डिफिनेशन और क्या निकाल सकते हैं कि सरकार एक ऐसा संस्था है, ये सरकार एक राज्य का टूल्स है। ठीक है, यहां से हम एक और डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि सरकार राज्य का एक ऐसा यंत्र है जो राज्यों के उद्देश्यों को पूर्ति करता है। यानी कि सरकार राज्य का एक ऐसा यंत्र है जो राज्य के जो उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति करता है और इन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए सरकार क्या करती है, नीतियों का निर्माण करती है एवं उनका क्रियान्वयन करती है। यहाँ से हम एक और परिभाषा क्या निकाल सकते हैं कि सरकार राज्य का एक यंत्र है, एक टूल्स है जो राज्यों के उद्देश्यों को पूर्ति करता है। यानी राज्य के जो उद्देश्य होते हैं जन कल्याण करना, राज्य का विकास करना, राज्य की संप्रभुता को कायम रखना, उनकी उद्देश्यों को पूर्ति करता है। कौन करता है, सरकार करता है। और इन उद्देश्य की पूर्ति सरकार कैसे करेंगे, यह जो राज्य के उद्देश्य हैं
जन कल्याण करना, विकास करना, संप्रभुता को कायम रखना, इनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य क्या, सरकार क्या करेगा, नीति का निर्माण करेगा। क्या करेगा? नीति का निर्माण करेगा और उन नीतियों का क्रियान्वयन करेगा ताकि राज्य के लोगों का जन कल्याण हो, राज्य का विकास हो, राज्य की संप्रभुता को बनाए रखे। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि सरकार द्वारा कैसे कई सारे ऐसे जन कल्याण नीति बनाए जाते हैं जो लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं। हाल ही में हमने देखा कि कोरोना की महामारी से जब देश गुजर रहा था तो केंद्र सरकार ने भारत सरकार आत्मनिर्भर पैकेज योजना लागू किया, जिसमें 10,000 करोड़ राशि की बात की गई है। तो सरकार का यह काम ही है कि राज्य के जो लोग हैं उनका कल्याण करना, और इस और कल्याण करने का उद्देश्य किसका होता है? वह राज्य का होता है। तो हम सरकार के बारे में यहाँ चर्चा कर लिए और सरकार की सारी चीज़ों को हमने समझ लिए कि सरकार किस तरीके से नीति का निर्माण करता है और किसके लिए करता है। तो वह राज्य के लिए करता है, राज्य के जन कल्याण के लिए करता है, राज्य के विकास के लिए करता है, राज्य की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए किया था। अभी अपने हाल ही में देखा कि केंद्र सरकार ने चीनी ऐप्स को बंद कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। पबजी जैसे 59 ऐप्स जो थे उनको बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि वह राज्य की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, राज्य की जो अपनी संप्रभुता थी उसको बनाए रखने के लिए सरकार क्या किया? एक निर्णय लिया, एक कानून बनाया और उस कानून के माध्यम से चीनी सामानों का बहिष्कार किया। तो जब जब राज्य के उद्देश्य की पूर्ति में समस्या होते हैं या किसी तरीके का विरोध होता है तो सरकार क्या करता है? उन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए नीति का निर्माण करता है और उन नीतियों को क्रियान्वयन भी करवाता है। तो सरकार का यही कार्य है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या है और उनके कार्य क्या हैं, तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और याद रहे आप लोग कि जब भी आप सरकार की चर्चा करें या प्रश्न में आपके सरकार की बात की जाए, जैसे पूछा जाए कि सरकार क्या है, सरकार के क्या कार्य हैं, ठीक है, सरकार किस तरह जन कल्याण नीतियों का निर्माण करते हैं, तो उस समय जब आप लिखें तो करेंट से जो भी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या फिर जो भी आपके स्टेट हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नीतियां लाई गई हैं करेंट में पिछले 6 माह से 1 वर्ष के अंतराल में, उस नीतियों को आप लिखें। जैसे अभी आप बिहार सरकार की बात करें तो आप कह सकते हैं कि जैसे शराबबंदी, जन कल्याण के लिए बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी नियम लाया गया, बालिका पोशाक योजना लाया गया, वृद्धा पेंशन योजना लाया गया। तो ये सारी योजनाएं जो लाया जाता है वह राज्य के कल्याण के लिए ही लिया जाता है, जन कल्याण के लिए ही लाया जाता है। तो आप इन सारी योजनाओं को कम से कम 5-6 योजनाओं को अपने दिमाग में रखें और जब भी प्रश्न में इस तरह की बात आए तो आप उन योजनाओं को जरूर लिखें, तब आपका आंसर एक अच्छा आंसर लगेगा। तो अब हमने सरकार को समझ लिया, राज्य को भी समझ लिया। अब हम देखेंगे अभिशासन। अभिशासन जिसे कि हम लोग कहते हैं गवर्नेंस। दोस्तों अधिकांश स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो मेरे भाई हैं, वह अधिकांश क्या है, गवर्नमेंट और गवर्नेंस की जब बात की जाती है कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नेंस क्या है, उन्हें समझ में नहीं आता है। वो समझते हैं कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट और गवर्नेंस अलग होता है। कैसे अलग होता है? तो गवर्नमेंट और गवर्नेंस कैसे अलग होता है? तो गवर्नेंस क्या है, अभिशासन क्या है कि नीतियों के निर्माण एवं नीतियों के क्रियान्वयन में सरकार के साथ साथ जब नीतियों के निर्माण एवं नीतियों के क्रियान्वयन में सरकार के साथ साथ जब बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका
आ जाए तो वह अभिशासन कहलाता है, यानी कि गवर्नेंस कहलाता है। तो यहाँ से आप दोस्तों देखिए कितना प्यारा चीज़ है ये, कि अभी तक हमने गवर्नमेंट और गवर्नेंस को एक ही समझ रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या डिफरेंट है वो देखिए कि नीतियों के निर्माण एवं नीतियों के क्रियान्वयन में सरकार के साथ साथ जब बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका आ जाती है तो वह अभिशासन यानी कि गवर्नेंस कहलाता है। यानी कि यदि हम गवर्नेंस की बात करते हैं, यदि हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो इनके 3 पिलर्स होते हैं, 3 आधार स्तंभ होते हैं। पहला जो हमारा होगा वह क्या होगा? सरकार। दूसरा जो हमारा होगा वह क्या होगा? बाजार। और तीसरा जो हमारा होगा वह क्या होगा? नागरिक समाज। ये 3 आधार स्तंभ होते हैं गवर्नेंस के। हम गवर्नमेंट की जब बात किए थे तो गवर्नमेंट के सरकार के 3 पिलर्स थे। कौन कौन थे? तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो सरकार के 3 स्तंभ तो थे, लेकिन सरकार के साथ साथ जब बाजार और नागरिक समाज की भूमिका आ जाती है तो गवर्नमेंट जो है वह गवर्नेंस बन जाता है, यानी कि अभिशासन बन जाता है। बाजार की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि बाजार के 2 स्तंभ होते हैं, 2 पिलर्स होते हैं। कौन कौन? पहला उत्पादक और दूसरा उपभोक्ता। उत्पादक यानी कि जो उत्पादन करता है, उपभोक्ता यानी कि जो उपभोग करता है। तो बाजार के भी 2 पिलर्स हैं, उत्पादक और उपभोक्ता। नागरिक समाज की यदि हम बात करते हैं तो नागरिक समाज में क्या क्या आते हैं? तो नागरिक समाज में सबसे पहले क्या आएंगे? जितने सारे कल्याणकारी संस्था हैं वे सब नागरिक समाज में आते हैं। जैसे हम आंगनबाड़ी की बात करते हैं, वे भी क्या है? कल्याणकारी संस्था है। दूसरा जो एनजीओ है वे भी क्या है? एक कल्याणकारी संस्था है, नागरिक समाज के अंतर्गत आता है। तीसरा हम बात करते हैं मीडिया। मीडिया जो होते हैं वह भी नागरिक समाज में ही आता है। और मीडिया को जो हम 3 तरह की मीडिया होते हैं, एक सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया। ये तीनों मीडिया जो होते हैं वह नागरिक समाज में आते हैं। चौथा SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। तो ये सारे जो है वह नागरिक समाज में आते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जब सरकार के साथ साथ बाजार और नागरिक समाज की भूमिका आ जाती है तो गवर्नमेंट जो है वह क्या कहलाता है? गवर्नेंस कहलाता है, यानी कि वह गवर्नमेंट से गवर्नेंस बन जाता है। यानी जब तक सरकार है, जब तक सरकार स्वयं नीति का निर्माण कर रही है, स्वयं नीतियों का क्रियान्वयन कर रही है, तब तक वे गवर्नमेंट है। जैसे ही सरकार के नीति निर्माण में या सरकार द्वारा नीति के क्रियान्वयन में बाजार और नागरिक समाज की भूमिका आ जाएगी तो वह गवर्नमेंट से गवर्नेंस बन जाएगा, यानी हम उसको तब गवर्नेंस कहेंगे। ठीक है। अब देखते क्या है कि यदि यहाँ से हम क्या देखा कि यदि मान लिया जाए कि बाजार और नागरिक समाज की भूमिका बढ़ रही है, ठीक है, अगर बाजार और नागरिक समाज की भूमिका बढ़ रही है तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि हम जो है वह गवर्नमेंट से गवर्नेंस की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बाजार और नागरिक समाज की क्या है भूमिका बढ़ रही है, तब हम गवर्नमेंट से गवर्नेंस की ओर जा रहे हैं। और जब हमारा बाजार और नागरिक समाज की भूमिका कम हो जाएगी तब हम कहेंगे कि हम जो है वह गवर्नेंस से गवर्नमेंट की ओर जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट से गवर्नेंस की ओर जाने का मतलब क्या हुआ कि जब नागरिक समाज और बाजार की भूमिका बढ़ जाए, और गवर्नेंस से गवर्नेंट की ओर जाने का मतलब क्या हुआ कि जब
सरकार की भूमिका कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि अभिशासन क्या है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या अंतर है, या फिर गवर्नमेंट और गवर्नेंस से क्या अभिप्राय है, दोनों में अंतर स्पष्ट करें। वर्तमान के वैश्वीकरण के इस युग में क्या गवर्नमेंट जो है वह गवर्नेंस की ओर जा रही है, परीक्षण करें। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ लिखना है, और जहाँ जहाँ कल्याणकारी नीति की बात आए वहाँ आपको सरकार द्वारा जो नीतियाँ चलाई जा रही हैं कुछ नीतियों का वर्णन भी करना है। तो यहाँ से इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों आज था हमारे लिए ये गवर्नमेंट, बाजार और नागरिक समाज, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और काफ़ी इसके बारे में चर्चा किया। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनसे कभी कभी बीपीएससी द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या अंतर है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको ज़रूरी है कि आप गवर्नमेंट और गवर्नेंस को अच्छे तरीके से समझ जाएं, और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो के बाद गवर्नमेंट और गवर्नेंस को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फिलहाल आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे हम बात करते हैं, ये हमारा सरकार है, ठीक है, ये हमारा बाजार है, और ये हमारा नागरिक समाज है। ठीक है, ये हमारा सरकार है, ये बाजार है, ये नागरिक समाज है। तीनों का जो सम्मिलन है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है, यही क्या कहलाता है, अभिशासन कहलाता है, यानी कि गवर्नेंस कहलाता है। तो आप कई बार हम लोगों ने आप लोग के आंसर कॉपी जब चेक किया तो मैंने देखा कि आप लोग सीधे वर्ड्स के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं, यानी कि डायरेक्ट आप राइटिंग की ओर बढ़ते हैं। लेकिन कोशिश करें कि लिखावट जो है वो अधिक से अधिक आपको ये ग्राफ के माध्यम से हो। यदि ग्राफ के माध्यम से आपका लिखावट होता है तो आपका आंसर अट्रैक्टिव लगेगा, दूर से ही लगेगा कि वो इस तरह का फिगर बना हुआ है। तो आप जरूर दिमाग में रखें, किसी तरह जैसे इस तरीके का अगर गवर्नेंट है तो आप इस तरीके से पिलर बना करके उसे दिखाएं, ना कि आप लिख दें कि गवर्नेंस के 3 अंग होते हैं, 1 2 3, ऐसे नहीं लिखें। आप इस तरीके से पिलर बना करके ही लिखें, इस तरीके से कॉलम बना के लिखें, इस तरीके से आप जो है उसको रेखांकित करें। जैसे ये सब फिगर आप बनाएं कि ये सरकार है, ये बाजार है, ये नागरिक समाज है, और तीनों का जो यहाँ पर भूमिका है, तीनों का ये हमारा विशासन है, यानी कि गवर्नेंस है। तो आप इस तरीके का आप आंसर राइटिंग में ये सब चीज़ों का प्रैक्टिकल करें, प्रयोग करें, तब आपका आंसर राइटिंग देखने में अच्छा लगेगा। तो आज का जो वीडियो था हमारा वह राज्य सरकार और अभिशासन से लेकर के था। काफ़ी छोटे वर्ड्स थे और इसलिए वीडियो काफ़ी छोटा है। अब ध्यान रखें आप लोग कि अब हमारा जो वर्ड से संबंधित जो क्लास था वह समाप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से, यानी कि नेक्स्ट क्लास से हम पॉलिटी के डायरेक्ट टॉपिक को टच करेंगे, टॉपिक को हिट करेंगे, और टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको हम डील करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपकी क्लास ली जाएगी वो पीटी के दृष्टिकोण से नहीं ली जाएगी। मेंस से जो प्रश्न बनते हैं वह चीज़ आपको बताया जाएगा। जैसे अगले टॉपिक पर जब हम आएंगे पॉलिटी में तो हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में। तो वहाँ पे हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव कैसे कैसे, ये सब नहीं पढ़ेंगे। संविधान के बारे में पढ़ेंगे, संविधान की विशेषताओं को पढ़ेंगे, संविधान के प्रकार पढ़ेंगे, संविधान सभा के समक्ष क्या चुनौतियां थी, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, संविधान निर्माण के समय देश में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, किन किन लोगों का योगदान रहा, ये सारी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान दें कि जब टॉपिक आपको बताया जाए तो आप को जो बुक सजेस्ट किया गया है जैसे कि एम लक्ष्मीकांत से, उस टॉपिक को पहले एक बार वीडियो देखने से पहले पढ़ ले, फिर वीडियो को देखे, तब आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगा। जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक को आपका नाम बता देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चलेगा वह टॉपिक से चलेगा और वह हमारा रहेगा संविधान।
ठीक है। अगला टॉपिक हम संविधान के बारे में करेंगे और इनसे प्रश्न देखेंगे। तो ठीक है, फिर आते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग बने रहें। बहुत बड़ी खुशखबरी आई है सिटी 6 बीपीएससी। आप लोग तैयारी में जी जान लगाएं और अच्छे तरीके से तैयारी करें। धन्यवाद।